बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम देखने वाले स्टूडेंट्स को प्रोफेसर इकबाल हैदर भट्टी का सलाम। माय डियर स्टूडेंट्स, हम मैकेनिक्स का चैप्टर कंपोजिशन ऑफ फोर्सेस डिस्कस कर रहे हैं और उसकी एक्सरसाइज को ख़त्म करने की कोशिश कर रहे हैं। इससे पहले लेक्चर में हम क्वेश्चन नंबर 8 तक जो है वो उनको डिस्कस कर चुके हैं। आज हम क्वेश्चन नंबर 9 को डिस्कस करेंगे। इसके अंदर कुछ थ्योरेटिकल पोर्शन ज़्यादा है, जिसकी वजह से वो जो थ्योरी है सारी वो जो है ना वो मैंने लिख दी है। मैं आपको ये डिस्कस करके समझा भी देता हूँ, लेकिन पहले हम क्वेश्चन की स्टेटमेंट को देखते हैं कि स्टेटमेंट में क्या कुछ गिवन है। फोर्सेस P, 2P, 3P, 6P, 5P एंड 4P। 1, 2, 3, 4, 5, 6 6 फोर्सेस हैं। Act respectively along the sides AB, CB, CD, ED, EF and AF of a regular hexagon। ये 6 फोर्सेस हैं जो कि एक रेगुलर हेक्सागन के लॉन्ग अमल कर रही हैं और उसकी साइड A है। The sense of the forces being indicated by the order of the letter। अब ये देखें, ये मसलन ये फोर्स है ना P, तो ये AB के लॉन्ग अमल कर रही है, तो इसका मतलब है कि P की डायरेक्शन A से B की तरफ होगी। उसके बाद सी बी, दूसरी फोर्स 2P है, तो वो C से B की तरफ, यानी इसका एरो इस तरफ होगा। ठीक है, इनको रिप्रेजेंट कर देते हैं। यानी इसका मतलब क्या है, ये जो 6 फोर्सेस हैं जो कि रेगुलर हेक्सागन के लॉन्ग अमल कर रही हैं अलोंग द साइड ए बी के लॉन्ग कौन सी फोर्स अमल कर रही है? P। यहां पे मैंने ड्रॉ कर दिया फोर्स P को। उसके बाद सी बी के लॉन्ग फोर्स अमल करती है 2P। C से B इधर है, इधर अमल कर रही है 2P फोर्स। उसके बाद फिर CD के लॉन्ग कितनी फोर्स अमल करती है? 3P। ये 3P फोर्स CD के लॉन्ग अमल कर रही है। ED, E से D, ये E से D, इस तरफ फोर्स कितनी अमल कर रही है? 6P। और EF के लॉन्ग, E से F, ये वाली डायरेक्शन बनी, इधर कितनी फोर्स अमल कर रही है? 5P। और A से लेकर F तक इसके लॉन्ग कौन कितनी फोर्स अमल कर रही है? दैट इज इक्वल टू 4P। तो ये 6 फोर्सेस हैं जो कि एक रेगुलर हेक्सागन के लॉन्ग अमल कर रही हैं। 6 फोर्सेस हैं, एक्ट रिस्पेक्टिवली अलोंग द साइड AB, CB, CD, EF and AF of a rectangular hexagon, regular hexagon of side A. The sense of the forces being indicated by the letter, यानी AB है तो AB के लॉन्ग, CB है तो CB के लॉन्ग, इसका मतलब ये है। प्रूव दैट, अब हमने साबित क्या करना है कि ये जो हमारे पास जो 6 फोर्सेस हैं, ये फोर्सेस किसके बराबर हैं? दे आर इक्वल टू ए कपल। हमने साबित करना है कि ये तमाम फोर्सेस, 6 की 6 फोर्सेस जो हैं, ये एक्चुअली किसके बराबर होंगी? एक कपल के बराबर होंगी। हम ऐसा करते हैं कि इन फोर्सेस को की रिडक्शन करते हैं एक पॉइंट के ऊपर। फर्ज कर लिया ये पॉइंट O है, इसकी रिडक्शन, ये जो फोर्स P है ये मैंने इधर अप्लाई कर दी। उसके बाद ये जो 2P फोर्स है इसकी डायरेक्शन नीचे की तरफ है, 2P। उसके बाद फिर ये है 3P, फिर है 6P। अब देखें 6P भी इधर अमल कर रही है, P भी इधर अमल कर रही है, तो ये 6P और P दोनों की डायरेक्शन सेम है। दोनों की डायरेक्शन सेम है तो 6P और P जब आपस में मिलेंगी तो ये कितनी बन जाएगी? 7P के बराबर आ जाएगा, राइट। इसी तरह ये 3P है और ये 4P है, तो 3P और 4P, तो 4P की भी डायरेक्शन यही होगी। इधर 3P ऑलरेडी अमल कर रही है तो 4P इसके अंदर ऐड होके ये किसके बराबर आ जाएगा? ये भी 7P के बराबर। इधर डायरेक्शन क्या है? 5P
और ये 2p दोनों की डायरेक्शन सेम है, तो 5p भी इधर अमल करेगा, तो ये भी फोर्स किसके बराबर आ गई, 7p के बराबर। तो ये जो हमारे पास 6 फोर्सेस थी, जब इन 6 फोर्सेस की रिडक्शन हमने पॉइंट O के ऊपर की तो हमें पता चला कि ये एक्चुअली अब 6 फोर्सेस नहीं रही, बल्कि हमारे पास 3 फोर्सेस आ गई हैं। ठीक है, यही लिखा हुआ है, लेट द 6 फोर्सेस आर एक्टिंग एट द पॉइंट O, these 6 फोर्सेस आर इक्वल टू 3 फोर्सेस। वो कौन कौन सी हैं, 7p, 7p एंड 7p। As we know that when the reduction of any force is made at any point O, ये मैं एक चीज़ आपके साथ पहले भी डिस्कस कर चुका हूँ कि अगर आपके पास ये कोई बॉडी है, उसके ऊपर कोई फोर्स P अमल कर रही है, ये यहाँ पे फर्ज कर लिया, तो आप एक और पॉइंट लें, जितनी फोर्स P इधर अमल कर रही है उतनी ही आप इधर अप्लाई कर दें और उतनी ही उसकी ऑपोजिट डायरेक्शन में अप्लाई कर दें। अब इसका फायदा ये होता है कि ये फोर्स और ये फोर्स, यानी इसका तो बॉडी के ऊपर कोई असर नहीं ना पड़ेगा, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर देंगी, दोनों की डायरेक्शन ऑपोजिट है और लाइन ऑफ एक्शन सेम है। दीज टू फोर्सेस हैज नो इफेक्ट ऑन द बॉडी। लेकिन इसका फायदा क्या होता है हमें कि हमें जो है ये फोर्स और ये फोर्स मिलके क्या कर रही हैं, एक कपल बना रही हैं। ये और ये मिलके क्या करेंगी, एक कपल बनाएंगी, और कपल बनाने के साथ साथ हमें एक फोर्स मिल जाएगी। तो अब यहां पे देखें, ये हमारे पास 3 फोर्सेस हैं, तो इसका मतलब है कि ये फोर्स भी किसके बराबर होगी, एक फोर्स और एक कपल। ये भी किसके बराबर होगी, एक फोर्स और एक कपल। जिस तरह ये फोर्स P किसके बराबर थी, एक कपल प्लस फोर्स P। तो इसी तरह 7p एक फोर्स है, तो ये भी एक कपल साथ एक फोर्स आ गई 7p। फिर ये 7p एक फोर्स और साथ एक कपल, इसके भी ये भी क्या होगी, 7p एक फोर्स और साथ एक कपल के बराबर होगी। इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास अब 3 फोर्सेस हैं और 3 कपल्स हैं। तो फिलहाल हम कपल्स को साइड पे रखते हैं, कपल को कंसीडर नहीं करते, हम इन तीनों फोर्सेस को कंसीडर कर लेते हैं। अब आपने जहन में ये रखना है कि ये 3 फोर्सेस एक्चुअली 3 फोर्सेस और एक कपल के बराबर हैं। तो फिलहाल हम कपल को कंसीडर नहीं कर रहे, पहले हम इन तीनों फोर्सेस का रिजल्टेंट निकालते हैं। रिजल्टेंट निकालने के लिए अब चूंकि फोर्सेस की तादाद 2 से ज्यादा है, मुझे फोर्सेस को रिजॉल्व करना पड़ेगा अलोंग एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। रिजल्टेंट का फार्मूला क्या है, R इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। यानी मुझे फोर्सेस को रिजॉल्व करना पड़ेगा अलोंग एक्स एक्सिस एज वेल एज अलोंग वाई एक्सिस। तो ये एक्स एक्सिस, तो वाई एक्सिस जो है ये इसके परपेंडिकुलर होगा इस डायरेक्शन में। तो मैं फोर्सेस को रिजॉल्व करता हूं अलोंग एंड परपेंडिकुलर टू एक्स एक्सिस, यही लिखा हुआ है। ठीक है, और जो ये मैंने बोला है ये वही लिखा हुआ है। When the reduction of any force is made at the point O, when the reduction of any force is made at the point O, then this force is equal to a single force acting at O together with a couple, और साथ साथ एक कपल के बराबर होगी। Therefore, each force acting along one side of a regular hexagon are equivalent to a force acting at O together with a couple. We first consider the forces only. Now we find the resultant of the forces. By resolving forces along and perpendicular to x-axis. Take x-axis in the direction of the force 7p. टेक एक्स एक्सिस, और 7p की डायरेक्शन क्या है, अलोंग ए बी। टेक, वो तो हमने ले ही लिया है, तो फोर्सेस को रिजॉल्व करना है। तो x इज इक्वल टू किसके बराबर आएगा, अब ये देखिए 7p फोर्स जो है ये x एक्सिस के साथ कितना एंगल बना रही है, 0, और ये अंदर जो है वो एंगल 120 का होता है और बाहर एंगल 60 का होता है। तो ये वाली फोर्स, ये वाला एंगल 60, उसके बाद ये वाला टोटल जो है ना ये पहले 60 था, और जब इधर जाएंगे तो ये क्या बन जाएगा 120, तो ये आ जाएगा फिर 7p
cos ऑफ 120 डिग्री। इसी तरह अब ये वाली जो फोर्स है इसका देखते हैं ये एंगल कितना बनता है, यहाँ से लेकर यहाँ तक कितना आ गया 180, और ये टोटल कितना होता है 120, उसका हाफ करेंगे तो 60, तो 180 प्लस 60 तो टोटल बन गया ये 240, तो 7p के साथ आ गया cos ऑफ 240। अब हमारे पास y किसके बराबर आ गया 7p, जहां जहां पे cos आता है वहां वहां पे साइन लगाते जाएंगे। y इज इक्वल टू साइन 7p साइन ऑफ 0, 7p साइन ऑफ 120 डिग्री प्लस 7p cos ऑफ 240 डिग्री, cos ऑफ 240 डिग्री, और यहां पे आ गया 7p साइन ऑफ 240 डिग्री। दिस इज फर्दर इक्वल टू x इज इक्वल टू 7p cos 120 किसके बराबर होता है -1/2 के बराबर, तो ये आ जाएगा -7p डिवाइडेड बाई 2, और cos 240 डिग्री की कीमत भी किसके बराबर होती है -1/2, तो ये भी आ जाएगा -7p/2। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ कैपिटल Y? कैपिटल Y विल बी इक्वल टू साइन p 0 0 के बराबर आ गया। साइन 120 की कीमत क्या होती है √3/2, और 240 की कीमत -√3/2। यू कैन चेक बाय द हेल्प ऑफ द कैलकुलेटर, जब 7 साइन 240 की कीमत निकालोगे ना तो आंसर आपका आएगा -0.866, तो -0.866 का मतलब -√3/2। ये देखेंगे -7p/2 -7p/2 टोटल कितना बनेगा -7p, और इस 7p से कैंसिल, और ये इसके साथ कैंसिल, तो यहां से फिर मुझे मिल गया x इज इक्वल टू 0, y इज इक्वल टू 0, यानी x की वैल्यू भी 0 के बराबर आ गई, y की वैल्यू भी 0 के बराबर आ गई। तो रिजल्टेंट किसके बराबर निकल आया फिर, अरे वाह, ये तो 0 के बराबर निकल आया। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो हमारे पास फोर्सेस थी वो फोर्सेस, उन फोर्सेस का रिजल्टेंट किसके बराबर निकल आया 0 के बराबर। लेकिन रिमेंबर हमारे पास जो है ये हमारे पास 3 फोर्सेस थी और 3 कपल थे, तो 3 फोर्सेस का रिजल्टेंट तो 0 के बराबर आ गया, लेकिन 3 कपल हमारे पास अभी पड़े हुए हैं, तो उन 3 कपल्स को उनका जो रिजल्टेंट होगा, 3 कपल का रिजल्टेंट एक बड़ा कपल होगा, तो 3 कपल मिलके आपस में क्या करेंगे, एक कपल फॉर्म करेंगे। तो यही हमने साबित करना था कि ये एक्चुअली जो है ये 6 फोर्सेस किसके बराबर हैं, ये एक कपल के बराबर हैं। तो फिर क्या लिखेंगे हम, द रिजल्टेंट ऑफ फोर्सेस इज 0, we have left only couples which are equivalent to a single couple। इसके साथ ही solution of question number 9 is completed। Question number 10 is very important for examination point of view। इसको गौर से आपने समझना है, पेपर के लिहाज से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत दफ़ा ये पेपर्स में आ चुका हुआ है और बहुत दफ़ा पेपर्स में ये आएगा। आइए पहले स्टेटमेंट को डिस्कस करते हैं कि स्टेटमेंट में क्या है। अ सिस्टम ऑफ फोर्सेस एक्ट ऑन अ प्लेट, प्लेट से मुराद कोई प्लेन है, ठीक है, लेकिन उसकी शक्ल क्या है, उसकी शक्ल इक्विलेटरल ट्रायंगल से मिलती है, इन द फॉर्म ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल। यानी इक्विलेटरल ट्रायंगल है, एक बात तो कंफर्म होगी ना कि सारे एंगल 60-60 के होंगे, ये भी एंगल 60 डिग्री का, ये भी 60 डिग्री का, और ये भी 60 डिग्री का, राइट ऑफ साइड 2A। अब साइड जो है यानी A से लेकर B तक लेंथ,
और बी से लेकर सी तक लेंथ और ए से लेकर सी तक लेंथ, ये 2a के बराबर है, ये भी 2a के बराबर, 2a के बराबर, 2a के बराबर। द मोमेंट ऑफ द फोर्सेस अबाउट 3 वर्टिसेस आर G1, G2, G3 रिस्पेक्टिवली। अब जो है ये जो हमारे पास इक्विलेटरल ट्रायंगल है, इसके लॉन्ग 3 फोर्सेस अमल कर रही हैं। मैं फर्ज कर लेता हूं कि इस तरफ फोर्स जो अमल कर रही है उसका नाम है कैपिटल X, जो इधर फोर्स अमल कर रही है उसका नाम है कैपिटल Y, और जो इस साइड पे लॉन्ग अमल कर रही है उसका नाम है कैपिटल Z। अब जब इस फोर्स का मोमेंट मैं लेता हूं अबाउट द पॉइंट A, यानी अपोजिट एज, यानी ऐसे करके, ये फोर्स है और ये इसका क्या आएगा, परपेंडिकुलर डिस्टेंस। ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस आ गया, ठीक है। जब इस फोर्स का मोमेंट अबाउट द पॉइंट A लिया जाता है तो दैट इज इक्वल टू G1। फिर इस फोर्स का मोमेंट जब अबाउट द पॉइंट B लेते हैं तो वो G2 के बराबर आता है। ये ऐसे कर दो, कहीं फिगर की चीमी ना हो जाए। ये देखें, ये ऐसे करके ऐसे, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस, फिर इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ठीक है। तो इस फोर्स का मोमेंट जब अबाउट द पॉइंट B लेते हैं तो वो G2 के बराबर आता है, और जब इस फोर्स का मोमेंट अबाउट द पॉइंट C लेते हैं तो वो G3 के बराबर आता है। तो बताना है कि इन तीनों फोर्सेस का रिजल्टेंट वो किसके बराबर होगा। तो हमने एक्चुअली ये जो 3 फोर्सेस हमने फर्ज की हैं जो कि एक ट्रायंगल के लॉन्ग अमल कर रही हैं, इन तीनों फोर्सेस का रिजल्टेंट हमने निकालना है। हमें गिवन क्या है, हमें गिवन ये है कि इन फोर्सेस का मोमेंट किस किस वर्टेक्स के इर्द गिर्द है वो हमें दिया गया है, और हमें ये बताया गया है कि साइड ऑफ द ट्रायंगल इज 2a। It is given that AB length, BC length, AB is equal to BC is equal to AC, that is equal to 2a, right? हम सपोज कर लेते हैं कि लेट, इसका नाम रख लेते हैं हम AL. Let AL is equal to D be the perpendicular distance. Let AL, इसका नाम मैंने रख दिया D। इस फोर्स को थोड़ा सा आगे रिप्रेजेंट कर देते हैं, चैलेंज, ताकि L वाज़ेह तौर पे नजर आए। Let AL is equal to D be the perpendicular distance. Perpendicular distance. Let A is equal to D be the perpendicular distance on BC, परपेंडिकुलर BC के ऊपर है। तो फिर ये देखें, ये जो राइट एंगल ट्रायंगल बन जाएगी ना, क्योंकि ये आपने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, या यूं ना कर ले, ड्रॉ AL is equal to D परपेंडिकुलर ऑन BC, परपेंडिकुलर ऑन BC। ये बेहतर अल्फाज हैं, ठीक है। तो इसको हमने ऐसे लिख लिया। अब फ्रॉम राइट एंगल ट्रायंगल हम ले लेते हैं ALB। इसमें परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज, यानी A से लेकर L तक ओवर A से लेकर B तक, परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज इज इक्वल टू साइन ऑफ 60 डिग्री। अब AL किसके बराबर आया, AL इज इक्वल टू AB साइन ऑफ 60 डिग्री। अब A से लेकर L तक इसका नाम हमने रखा D के बराबर, और ये क्या है 2A, और साइन 60 की वैल्यू आ गई √3/2, तो 2 से कैंसल, D की वैल्यू आ गई √3A। इसको डब्बा पैक कर दें, ये हमारे काम आने वाली है थोड़ी देर बाद। अब वो जो ट्रायंगल के लॉन्ग फोर्सेस अमल कर रही हैं वो तो हमें दी नहीं ना हुई, तो वो हम सपोज कर लेते हैं, बाद में फिर उनको एलिमिनेट कर देंगे।
लेट फोर्सेस एक्स वाई जेड, लेट फोर्सेस, एक का नाम एक्स रखा था आपने, एक का नाम वाई और एक का नाम जेड, एक्ट रिस्पेक्टिवली along AB, along BC, CA, CA and AB, AB। अच्छा, अब x का मोमेंट जब अबाउट द पॉइंट A लेते हैं तो वो किसके बराबर है? G1 के बराबर। द मोमेंट ऑफ द फोर्सेस अबाउट द वर्टिसेस, यानी ये फोर्स है, इस फोर्स का इस वर्टेक्स के गिर्द मोमेंट, इसका इस वर्टेक्स, वर्टेक्स कहते हैं कोने को, ठीक है, इसके गिर्द, और इस फोर्स का मोमेंट इस वर्टेक्स के गिर्द, G1 G2 G3 है, ठीक है जी। मोमेंट ऑफ x अबाउट A, अबाउट वर्टेक्स A कर लेते हैं, वर्टेक्स A इज, फॉर्मूला है मोमेंट बराबर होता है फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो ये है फोर्स और ये है परपेंडिकुलर डिस्टेंस, और परपेंडिकुलर डिस्टेंस आप पहले ही कैलकुलेट कर चुके हैं, बट d इज इक्वल टू √3a के बराबर है। तो G1 की वैल्यू किसके बराबर आ गई? x √3a। अब x जो है ये मैंने सपोज किया हुआ है, तो इसकी वैल्यू मेरे पास होनी चाहिए, तो x मेरे पास निकल आया G1 ओवर √3a। लो जी, मैंने क्या किया, x फाइंड आउट कर लिया, इसी तरह मैं y फाइंड आउट करूंगा, z फाइंड आउट करूंगा, फिर इन तमाम फोर्सेस का रिजल्टेंट निकाल लूंगा। नाउ मोमेंट ऑफ y अबाउट B इज, उसका नाम क्या होगा? G2 इज इक्वल टू फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। अगेन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ D? दैट इज √3a। तो यहां से मुझे y की वैल्यू मिलने वाली है, y किसके बराबर आ गया? G2 ओवर √3a। इसको भी मैंने, इसकी भी पैकिंग कर दी मैंने, इसको पैक कर दिया मैंने, ये देखें, ये देखें, ठीक हो गया। नाम रखते जाए इनका कि रहने दें? चले, इसका नाम रख लेते हैं नंबर 1, नंबर 2। सिमिलरली मोमेंट ऑफ Z अबाउट C is G3 is equal to force into perpendicular distance। परपेंडिकुलर डिस्टेंस की वैल्यू पुट की तो यहां से हमें मिल गया Z is equal to G3 ओवर √3a। लो जी, ये सपोज्ड वैल्यू जो थी वो तो हमने कैलकुलेट कर ली, एक्स वाई जेड के नाम सपोज किए थे, क्योंकि जो चीज़ आपने सपोज की होती है ना वो जवाब में नहीं आनी चाहिए ना, ठीक है। अब जवाब में स्टेटमेंट के अंदर चूंकि G1 G2 G3 दिया हुआ था, तो इसलिए फोर्सेस को मैंने इन टर्म्स ऑफ G1 G2 G3 कर दिया। अब हम क्या करते हैं, हमने तो इन तीनों फोर्सेस का रिजल्टेंट निकालना है, ठीक है। तो उसके लिए अब फोर्सेस की तादाद 2 से ज़्यादा है, फोर्सेस की तादाद चूंकि 2 से ज़्यादा है, तो लिहाजा मुझे रिजल्टेंट निकालने के लिए कौन सा फार्मूला इस्तेमाल करना पड़ेगा? R इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर।
और इसके लिए मुझे फोर्सेस को रिजॉल्व करना पड़ेगा अलोंग एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। तो इसके अलोंग मैं ले लेता हूं एक्स एक्सिस, ये एक्स एक्सिस आ गया, और इसके परपेंडिकुलर जो है ये, इसको हम वाई एक्सिस कंसिडर कर लेते हैं। ठीक 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 ठीक। टेक एक्स एक्सिस along BC. Take x axis along BC. Now resolving forces along and perpendicular to x axis, यानी x एक्सिस के लॉन्ग फोर्सेस को रिजॉल्व करेंगे, और x एक्सिस के परपेंडिकुलर क्या होता है, y एक्सिस, y एक्सिस के लॉन्ग फोर्सेस को रिजॉल्व करेंगे। तो कैपिटल X और कैपिटल Y तो मैं यूज नहीं कर सकता ना, क्योंकि वो मैंने इस्तेमाल कर लिए हैं। तो कैपिटल X डैश ले लेते हैं। अब ये देखें x जो है ये x एक्सिस के साथ कितना एंगल बना रही है, 0। तो ये आ गया x cos ऑफ 0 प्लस y जो है फोर्स, ये हमने देखना है कि यहां से लेकर यहां तक ये कितना एंगल बना रही है, ये एंगल 60 है। टोटल यहां से लेकर यहां तक कितना होता है, 180। 180 में से 60 निकाला तो पीछे कितना रह गया, 120। तो इसका मतलब ये हुआ कि y फोर्स जो है ये x एक्सिस के साथ एंगल बनाती है 120। और तीसरी फोर्स z एक्सिस ये कितना एंगल बनाती है, ये देखें, ये इसकी डायरेक्शन आ रही है ऐसे नीचे की तरफ, टक 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 टक। यहां से लेकर यहां तक ये टोटल कितना हो गया, 180। चूंकि ये 60 है तो ये भी किसके बराबर होगा, 60। तो ये 180 प्लस 60 टोटल कितना बन गया, 240। तो ये cos कितना एंगल बनाएगा, 2 cos, z कितना बनाएगा, 2 cos ऑफ 40 डिग्री। इसी तरह y डैश किसके बराबर आ जाएगा, जहां जहां पे cos है वहां पे साइन लगाते जाएं आप, y साइन ऑफ 120 डिग्री प्लस z साइन ऑफ 240 डिग्री। आइए अब इसको मजीद सिंप्लीफाई करने की कोशिश करते हैं। हमारे पास x डैश किसके बराबर आएगा, x डैश इज इक्वल टू cos 0 1 के बराबर माइनस y/2 माइनस z/2। यू कैन चेक इट बाय द हेल्प ऑफ द कैलकुलेटर कि cos 120 माइनस 1/2 के बराबर होता है, दूसरा क्वाड्रेंट है, और ये तीसरा क्वाड्रेंट है, तीसरे क्वाड्रेंट के अंदर भी cos नेगेटिव होता है। वैसे अगर आपने चेक करना हो तो ये भी एक तरीका है, ये 90 में 30 जमा किए तो x एक्सिस के साथ कितना एंगल बना, 60 का। तो 120 की बजाय 60 की वैल्यू लगाएं, और क्वाड्रेंट कौन सा है, दूसरा, तो नेगेटिव साइन लगा दें। ठीक है, ये एक प्रॉपर लेक्चर है, मैंने पहले भी बताया था फर्स्ट ईयर के अंदर। तो यू हैव टू, या तो फर्स्ट ईयर का लेक्चर आप देखें या फिर जो है कैलकुलेटर की मदद से इसको सॉल्व कर लें। तो y डैश किसके बराबर आया, साइन 0 0, खत्म, फिनिश, खलास। y साइन 120 अंडर रूट 3/2 माइनस z साइन 240 की वैल्यू माइनस अंडर रूट 3/2 के बराबर होगी, इसकी जगह पे आ गया अंडर रूट 3/2। आइए इसको मजीद थोड़ा सा मुख्तसरन तौर पे लिखते हैं। आफ्टर सिंप्लीफिकेशन ऐसा करते हैं कि ऊपर वाले का भी एलसीएम ले लेते हैं, नीचे वाले का भी एलसीएम ले लेते हैं। एक्स डैश मेरे पास आएगा 2x माइनस वाई माइनस जेड डिवाइडेड बाई 2। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ y डैश, दैट इज इक्वल टू अंडर रूट 3/2 कॉमन ना निकाल लें, y माइनस जेड ऐसे लिख देते हैं। ठीक है, अब हमारे पास फार्मूला क्या है, r इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, लेकिन यहां पे चूंकि डैश है तो r विल बी इक्वल टू एक्स डैश का स्क्वायर प्लस
वाई डैश का स्क्वायर। इधर स्क्वायर डाल दूं, बाद में एंड पे जाके तो हम स्क्वायर रूट डाल देंगे, इस तरह सिंप्लीफिकेशन आसान हो जाती है। अब x डैश की जगह पे क्या आएगा, 2x माइनस वाई माइनस जेड ओवर 2 होल का स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर लेंगे तो ये आ जाएगा 3/4 इंटू वाई माइनस जेड का स्क्वायर। तो ये हमारे पास आर स्क्वायर निकला है। अभी हमने इसको सिंप्लीफाई करना है, यहां पे इसका स्क्वायर खोलेंगे, स्क्वायर खोलने के बाद सिंप्लीफाई करेंगे और फिर एक्स वाई जेड की जो कीमतें हमने 1 2 3 में निकाल के रखी हैं वो कीमतें इसके अंदर पुट करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा। चलो जी, उसका स्क्वायर खोलते हैं हम। आर स्क्वायर इज इक्वल टू, ये आ जाएगा 4x का स्क्वायर, पहली टर्म का स्क्वायर प्लस दूसरी टर्म का स्क्वायर प्लस तीसरी टर्म का स्क्वायर। उसके बाद फिर फार्मूले का 2, पहली टर्म इंटू सेकेंड टर्म, तो ये बनेगा -4xy -4xy -4yz 4yz प्लस 2yz 2xz आएगा, सॉरी यहां पे 4xz, और इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे माइनस माइनस प्लस 2yz डिवाइडेड बाई 4। और अभी हमने इसको सिंप्लीफाई करना है तो इसको रेस कर देते हैं। ये आ गया 3/4 वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस 2yz। ओके, अब इसके नीचे भी 4 है, इसके नीचे भी 4 है, तो एलसीएम इसका 4 ही आ जाएगा। आर स्क्वायर इज इक्वल टू 4x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 4xy माइनस 4xz प्लस 2yz प्लस 3y स्क्वायर प्लस 3z स्क्वायर माइनस 6yz ओवर 4। दिस इज फर्दर इक्वल टू, ये 4x स्क्वायर है, 4x स्क्वायर, और ये 4x स्क्वायर तो एज इट इज ही आ जाएगा। ये y स्क्वायर है, ये 3y स्क्वायर, टोटल बन गया 4y स्क्वायर, 4y स्क्वायर। फिर ये 3z स्क्वायर और एक z स्क्वायर और होना चाहिए, ये z स्क्वायर मिस कर दिया मैंने कहीं। 4x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, यहां पे प्लस z स्क्वायर भी आएगा, प्लस z स्क्वायर। तो ये वाला z स्क्वायर और ये वाला z स्क्वायर मिलकर बन गए 4z स्क्वायर माइनस 4xy माइनस 4xz, ये 2yz माइनस 6yz, तो माइनस 4yz रह गया, डिवाइडेड बाई 4। ओकेस, ओकेस। आइए अब मजीद सिंप्लीफिकेशन करते हैं। ये ऊपर से 4 कॉमन लेंगे, वो नीचे वाले 4 से कैंसिल होगा, तो आर स्क्वायर बराबर आ गया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस एक्स जेड माइनस वाई जेड। अब x की कीमत क्या है, बट
x की वैल्यू है g1 ओवर अंडर रूट 3a, y बराबर है g2 ओवर अंडर रूट 3a, z बराबर है g3 ओवर अंडर रूट 3a। ये वैल्यूज जब आप यहां पे पुट करेंगे तो आर स्क्वायर किसके बराबर आएगा, x का स्क्वायर मीन जब आप इसका स्क्वायर लेंगे तो ये आ जाएगा g1 का स्क्वायर ओवर 3a स्क्वायर, प्लस इसकी जगह पे आएगा g2 का स्क्वायर ओवर 3a स्क्वायर, प्लस g3 का स्क्वायर ओवर 3a स्क्वायर, माइनस x की वैल्यू क्या है g1 ओवर अंडर रूट 3a और y की वैल्यू g2 ओवर अंडर रूट 3a, माइनस x की वैल्यू है आपके पास g1 ओवर अंडर रूट 3a और z की वैल्यू g3 ओवर अंडर रूट 3a, प्लस नहीं माइनस y की जगह पे आएगा g2 और z की जगह पे आएगा g3 और इसके नीचे भी अंडर रूट 3a। अब चूंकि इधर स्क्वायर है तो r विल बी इक्वल टू, रिजल्टेंट किसके बराबर आया, ये आ गया g1 का स्क्वायर ओवर 3a स्क्वायर प्लस g2 का स्क्वायर ओवर 3a स्क्वायर प्लस g3 का स्क्वायर ओवर 3a स्क्वायर माइनस g1 g2 ओवर 3a स्क्वायर माइनस g2 g3 g1 g3 ओवर 3a स्क्वायर माइनस g2 g3 3a स्क्वायर, होल के ऊपर आप ले लें स्क्वायर रूट। अब अगले स्टेप में क्या करेंगे आप, अगले स्टेप में इसका जो है ना जब आप एलसीएम लेंगे तो नीचे 3a स्क्वायर आ जाएगा। एक आध स्टेप और करते हैं, ये आ गया r इज इक्वल टू g1 का स्क्वायर प्लस g2 का स्क्वायर प्लस g3 का स्क्वायर माइनस g1 g2 माइनस g2 g3 माइनस g1 g3 ओवर 3 अंडर रूट 3 कर देते हैं, अंडर रूट 3a स्क्वायर, सॉरी। नेक्स्ट आप ऐसा करेंगे कि a को बाहर निकाल लें तो ये आ जाएगा g1 का स्क्वायर प्लस g2 का स्क्वायर प्लस g3 का स्क्वायर माइनस g1 g2 माइनस g2 g3 माइनस g1 g3 का स्क्वायर रूट डिवाइडेड बाई अंडर रूट 3a। ये है आपका रिजल्टेंट। इसके साथ ही आज का लेक्चर हम यहीं पे वाइंड अप करते हैं। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक ज़रूर कीजिएगा और लाइक करने के बाद अपने दोस्तों में शेयर ज़रूर कीजिएगा। और अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब करना भी मत भूलिएगा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।